Hello everyone, this is Ashok here, and today we're discussing about chapter number 3 of economics, money and credit. Friends, in English language, currency is known as money. Currency is regarded to be one of the greatest invention of mankind, just like the invention of fire, wheel and electricity and others. Invention of currency has also contributed significantly in the development of mankind. Currency is a medium of exchange used commonly. It is any such item which is commonly acceptable for payment of goods and services. The term money in English language has originated from moneta, which is a Latin word. मतलब जो मनी शब्द है वो लेटिन भाषा के मोनेटा से आया है. The first currency mint of Rome was established in the temple of goddess Moneta, and gradually the term money to be used for currency in common form. It is believed that along with China, India is also included in those countries of the world which initially issued coins. Silver coins of Maurya period found during excavations are clear evidence of the fact that use of coins in India had started even before the Christ era. The very first rupee in India was issued by Sher Shah Suri between 1540 to 45. He was a contemporary ruler during the time of Mughal Emperor Humayun. The symbol of current Indian rupee, designed by Dharmalingam उदय कुमार, ये साउथ से आते हैं, पेशे से प्रोफेसर हैं और इन्होंने इस रूपी का जो डिज़ाइन है वो किया था 15 जुलाई 2010. इसी प्रकार से काफ़ी अलग अलग साइन हैं, जैसे डॉलर का साइन है, यूरो, येन जो कि जापानी करेंसी का साइन है, इसी प्रकार से स्टर्लिंग पाउंड ये ब्रिटेन की करेंसी का साइन है. मनी के अलग अलग फंक्शन हैं, किस किस काम में आती हैं. सबसे इसका मेन फीचर तो देखिएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये इसका सबसे बड़ा फीचर है. इसी के साथ में मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ डिलेड पेमेंट. ठीक है, तो ये कुछ इसके फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इसका जो फीचर आता है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी वस्तुओं को खरीदने और बेचने से संबंधित जो इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है. और अब हम उस समय की बात करते हैं जब पैसा नहीं था, तो लोग वस्तुओं के बदले ही अपना व्यापारिक क्रियाओं को करते थे. उस सिस्टम को कहा जाता है वस्तु विनिमय पद्धति, जिसको हम कहेंगे बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा मेन फीचर होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉट. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉट्स means what a person desire to sell exactly the other wishes to buy. Such situations
आर नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो ये इसका सबसे बड़ी विशेषता भी है और ये इसकी सबसे बड़ी खामी या फिर ड्रॉबैक भी है, क्योंकि जब तक ऐसा सिचुएशन, ऐसा कोइंसिडेंस नहीं बैठता है कि दो जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे का सामान खरीदना भी चाहें और बेचना भी चाहें एक दूसरे को, तो इस प्रकार का जो दोहरी चाहत है इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो दो प्रकार के सिस्टम हो गए, एक वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा वो जिसके अंदर हम आज के मॉनिटरी सिस्टम को देख पा रहे हैं। अब हमारे भारत में विमुद्रीकरण हुआ। विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि जो करेंसी जिस समय पर चल रही है उस करेंसी को आउट ऑफ ऑपरेशन कर देना, उसको आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देना, एबोलिशिंग ऑफ द वैलिडिटी, लीगल वैलिडिटी ऑफ ए प्रिवेलिंग करेंसी एंड मेकिंग दैट आउट ऑफ सर्कुलेशन, इट इज नोन एज डिमोनेटाइजेशन। इसको हम विमुद्रीकरण भी कह सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 8th of November 2016 को उन्होंने ये सारा डिक्लेरेशन दिया था और इस डिक्लेरेशन के तहत 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है जो करेंसी उस स्थिति में जब चल रही है उसको लीगल वैलिडिटी होती है उसको आउट ऑफ ऑपरेशन या फिर सर्कुलेशन कर देना। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत हो या फिर वो लोन लेना चाहे तो उसके पास में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से उपक्रम हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्टर्स, फर्स्ट इज फॉर्मल सेक्टर एंड सेकंड इज इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में वो संस्थाएं आएंगी द इंस्टीट्यूशंस विच आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कहलाती हैं आपकी फॉर्मल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस। और जहां पर कोई नियम कानून कायदा नहीं है वो इनफॉर्मल सेक्टर में आती है। फॉर्मल सेक्टर की कुछ एग्जांपल्स जैसे बैंक्स, जैसे कोऑपरेटिव्स या फिर अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर आपके रिलेटिव्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, मनी लेंडर, बिग फार्मर्स, ये सारे के सारे इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मल सेक्टर से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर में हम बैंक से एग्जांपल लेंगे। तो बैंक आपके दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं और इनमें सबसे पहला जो प्रकार है वो हम लेते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है एसबीआई। एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक भी कहा जाता था। 1921 के अंदर तीन बैंकों, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों को जोड़कर और एक ही बैंक बनाया गया जिसके अंदर जिसका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक और 1929 में ये किया गया। इस बैंक के लिए 1955 में 1955 इट वाज नेशनलाइज्ड, यानी इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है 1955 में। और 1955 ही इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट माना जाता है। कि आपसे प्रश्न किया जाए व्हेन वाज एसबीआई फॉर्म्ड और इस्टेब्लिश्ड, आप कहेंगे इन द ईयर 1955 विद द रिकमेंडेशन और असिस्टेंस ऑफ ए.डी. गोरावाला कमेटी। ए.डी. गोरावाला कमेटी, ठीक है। सबसे ज्यादा इसकी शाखाएं हैं भारत में भी और विश्व के अंदर भी।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। इसी के अलावा कुछ और बैंकों को देखते हैं, जैसे IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में एंड हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन मुंबई। सिडबी, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, it was established in the year 1990 and its headquarter located in Lucknow. Exim बैंक, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, ऐसी बैंक जो बड़ी बड़ी जो फॉरेन ट्रेड करने वाली जो कंपनियां हैं उन्हीं को लोन वगैरह देती हैं। एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी 1982 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। RRB, रीजनल रूरल बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इससे महत्वपूर्ण नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण बैंकों में, यानी स्पेशली किसानों को बेनिफिटेड करने के लिए जिस बैंक की स्थापना की गई थी उसका नाम है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, तो ये कुछ एक बैंक्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड की स्थापना का रिकमेंडेशन करने वाली एक समिति है जिसका नाम है शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी। तो ये आपके कॉमर्शियल बैंक हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर से टच में रहते हैं, पैसा लेते हैं, जमा कराते हैं, विड्रॉल करते हैं, लोन लेते हैं, चेक की सुविधाएं मिलती है, तो हम सीधा लेन देन इन कॉमर्शियल बैंक में कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े बैंक की, या फिर यूं कहें बैंकों के बैंक की, जिसको एपेक्स बैंक कहा जाता है, जिसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है, जिसको रिजर्व बैंक कहा जाता है। RBI इसी का नाम है, सेंट्रल बैंक इसी का नाम है, सेंट्रल बैंक इसी का नाम है। बैंक ऑफ बैंक्स भी इसको कहा जाता है, बैंक ऑफ बैंक्स भी इसको कहा जाता है। RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत हुई थी। किस वर्ष में? 1935 में। इसका रिकमेंडेशन देने वाली कमेटी का नाम है हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। RBI के सबसे पहले गवर्नर थे, द वेरी फर्स्ट गवर्नर of RBI was Osborne Smith. Osborne Smith. And the first governor of independent India was C.D. Deshmukh. C.D. Deshmukh। और वर्तमान में इसके जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। ये RBI के 25वें गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास। इनका कार्यकाल 2018 से 2021 था, मगर बाद में फिर फर्दर इनका कार्यकाल और एक्सटेंड कर दिया गया, तो 2021 से लेकर 24 तक अभी ये भारत के गवर्नर हैं। RBI वो संस्था है जो अपने सबऑर्डिनेट बैंक्स पर उनका सुपरवाइज करती है। RBI बैंकर, ये इसके फंक्शंस भी हम समझ सकते हैं कि इट सुपरवाइजेज इट्स सबऑर्डिनेट बैंक्स। इट इज़ ए बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लोन देने का काम भी करती है, तो उनके लिए भी बैंक का काम करती है। इट इज़ बैंकर टू बैंक्स, ये कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उनको लोन देती है, उनसे पैसा कई बार ले भी लेती है, तो ये उनके लिए भी बैंक का काम करती है। साथ ही साथ इट इंश्योर दैट ईच एंड एवरी वन is getting loans from the banks or not।
अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या जो बैंक है वो खाली सिर्फ पैसे वाले लोगों को ही लोन दिए जा रहे हैं? जैसे आप देख रहे हैं हाल फिलहाल में पीछे के कुछ सालों के अंदर विजय माल्या जो मालिक थे बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स के, वो भाग गए पैसा लेकर। मेहुल चोकसी का इसमें नाम आता है, नीरव मोदी का इनमें नाम आता है। ये है कुछ एक लोग ही, लेकिन जो भारत में छोटे छोटे जो डिपॉजिटर्स हैं, बैंकों में जमा कराने वाले हैं, उनका पैसा लेके ही फुर्र हो जाते हैं। तो सरकार कहती है कि आप हर एक व्यक्ति को लोन दीजिए ताकि वो अपना बिजनेस सुचारू रूप से चालू कर सके। तो इसका भी जो मॉनिटरिंग है ये आरबीआई करती है। आरबीआई साथ साथ में ये भी देखती है कि जो मॉनिटरी जो फंक्शन है वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। फॉरेन करेंसी का मैनेजमेंट भी इसी को ही देखना पड़ता है। और मॉनिटरी पॉलिसी यानी डिमोनेटाइजेशन है, कब पैसे को रोकना। जैसे आपने देखा होगा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में अलग अलग प्रकार के नोट चालू है। जैसे एक 2000 का नोट है, एक 200 का नोट है। तो 2000 का नोट जो है उसको इन्होंने सारा होल्ड कर दिया क्योंकि उसके अंदर स्मगलिंग ज़्यादा होने लग गई थी। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो आरबीआई करती है। आरबीआई ही वो इंस्टीट्यूशन है जो करेंसी को इशू करता है। आरबीआई करेंसी इशू करता है तो उसके लिए इसके पास में मिनिमम रिजर्व पॉलिसी होती है, जिसके अंदर 115 करोड़ रुपए का गोल्ड एवरी टाइम इसके पास होना और 85 करोड़ का फॉरेन सिक्योरिटी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर 200 करोड़ का जो ये सिक्योरिटी है ये इसके पास रहना चाहिए। ये इसकी मिनिमम रिजर्व कंडीशन है, इसी को भारतीय रिजर्व बैंक फॉलो करता है। अब देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को पैसा या फिर लोन चाहिए और अगर वो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से नहीं ले पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास में जरूरी कागजात नहीं है। तो देखिएगा, जैसा हमने इनफॉर्मल को देखा, फैमिली फ्रेंड्स के पास अगर कोई आदमी जा रहा है, यानी कि फॉर्मल सेक्टर के इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ चाहिएगा नहीं। फॉर्मल की तरफ आप जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको किसी प्रकार के फर्दर कोलेट्रल वगैरह की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट ऑफ रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि फॉर्मल यानी बैंकों की तरफ आप जाएंगे तो कोलेट्रल आपके लिए मस्ट है, कोलेट्रल आपको चाहिए ही चाहिए। प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो आपकी इनफॉर्मल की तुलना में यहाँ पर कम होती है। यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, जबकि इनफॉर्मल में प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये कोलेट्रल क्या होता है कि आप जब बैंक में जा रहे हैं और आपने मान लीजिए कि 5 लाख का लोन ले लिया। अब बैंक को कैसे विश्वास हो, आप जमा नहीं करवाओ तो भाग जाओ तो तड़ीपार हो जाओ तो वो आपसे आपके कुछ कागज लेती, जमीन के हो, कोई गोल्ड ज्वेलरी हो, कोई और किसी तरीके का लाइव स्टॉक हो, तो वो चीज़ें आपकी जब्त की जाती हैं। वो इस तरीके की गारंटी होती है कि अगर आप चले गए तो उन चीज़ों को बेचकर आपका वो जो ऋण है उसको चुकता किया जाएगा। तो वो एक तरीके से जमानत संपत्ति के तौर पर इन चीज़ों को रखती है। तो कोलेट्रल इज एन एसेट that borrower owns such as land, building, machine, equipment, jewelry, any livestock that deposited with the bank used as a guarantee to lender until the loan repaid। तो जब तक आपका लोन रिपेड नहीं होता तब तक उसको जमानत के तौर पर रखा जाएगा, इसी को हम कोलेट्रल कहते हैं। तो आपकी टर्म्स ऑफ क्रेडिट अगर उधार जो लेने हैं तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होगी, इनके टर्म्स के अंदर आएगा आपका जैसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। नंबर 2 रिपेमेंट मोड क्या होगा, तो मोड ऑफ रिपेमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है आपने, इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या होगा, इसी के साथ में कोलेट्रल। ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी टर्म्स ऑफ क्रेडिट को बनाती हैं। वर्तमान में फॉर्मल सेक्टर के अंदर, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, वर्तमान में फॉर्मल सेक्टर यानी कि बैंक्स जो हैं, बैंक्स को अपने कुल डिपॉजिट का 15% अपने पास होल्ड रखना पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। करेंटली बैंक्स शुड बी होल्ड 15% आउट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स। तो 15% उनको अपने पास में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा, जो 2 सिस्टम आपने देखे, फॉर्मल और इनफॉर्मल, अगर किसी व्यक्ति को दोनों ही जगह से अगर पैसा नहीं मिले तो इन व्यक्तियों के लिए एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम को हम कहते हैं सीज, जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की स्थापना सीज एक्ट 1992 के तहत हुई थी, जो कि आपका 8th 5 ईयर प्लान यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान में की गई थी, जिसका टाइम पीरियड था 1992 टू 1997। पार्लियामेंट में इसको प्रपोज किया गया था बाय योर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, इनके द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इट वाज ओरिजिनेटेड बाय द एफर्ट ऑफ मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस का नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद यूनुस। ये चटगांव में चटगांव यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे। इन्होंने 1975 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। और इसके लिए इनको 2006 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित भी किया गया था। तो ये सीज जो है, इनका सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या होता है? इन सीज की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य वो ये है कि जिन लोगों के पास में कोलेट्रल नहीं है और उस कोलेट्रल के अभाव में जो अपना कोई बिजनेस है वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे, या फिर कोई छोटा मोटा किसान है वो किसी साहूकार के चक्कर में फंसकर अपनी जमीन को उसके गिरवी रख चुका है, तो ये सीज ग्रुप ऐसे लोगों के लिए एक संजीवनी की तरह उभर कर आए हैं। जो टिपिकल सीज ग्रुप होता है उसके अंदर 15 से 20 मेंबर होते हैं। ये भी सवाल आपका पूछा जा चुका है कि सीज ग्रुप में कितने मेंबर होते हैं, तो 15 से 20 इसके अंदर मेंबर होते हैं। इसका जो सेविंग होती है यहाँ पर, ये 15-20 जो लोग हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी सेविंग के अकॉर्डिंग 25 से लेकर 100 या फिर इससे भी ज़्यादा पैसा मंथली उसके अंदर जमा करवाते हैं। देखिए, सीज ग्रुप को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है क्योंकि यहाँ पर एक आदमी नहीं है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल। सो इफ ए पर्टिकुलर सीज has been established for 6 months ago, then it is valid for getting a loan from the bank without any collateral। यानी सीज के नाम में आपको बिना कोलेट्रल के भी अब लोन मिल जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि विदाउट कोलेट्रल you are eligible for getting or borrowing a loan without collateral। और देखिएगा, इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा महिलाओं के लिए हो रहा है। यानी महिलाएं का इकोनॉमिकल जो है स्टेबिलिटी हुई, स्ट्रेंथ बढ़ी उनके लिए एक पब्लिक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जहां से वो सोशल इश्यूज को उठा सकते हैं। तो मैं इसका सिर्फ एक ही शब्द लिख रहा हूं, बाकी मैंने बता दिया आपको कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है वुमेन एम्पावरमेंट। अगर एग्जाम में आता है तो आप इस शब्द को जरूर लिखें, वुमेन एम्पावरमेंट। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो इस शब्द को लिख सकते हैं महिला सशक्तिकरण। और इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर सोशल इश्यूज, प्लेटफॉर्म फॉर सोशल डिस्कशन और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इससे बड़ी है। तो ये आपका साहब सीज का था, तो इसको एक दो बार और देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हमने अभी तक मनी के बारे में देखा, बार्टर सिस्टम के बारे में देखा, डबल कोइंसिडेंस के बारे में देखा, इसी के साथ हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में देखा। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि बैंक 90% या उससे ज़्यादा रिच हाउस होल्ड्स को ही लोन देती है। यानी जरूरतमंद और मिडिल क्लास लोगों को लोन नहीं मिलता है। किससे? फॉर्मल सेक्टर से, यानी बैंक से। और जबकि इनफॉर्मल सेक्टर है उसकी तरफ ये रिच हाउस होल्ड्स मूव नहीं करते,
जबकि उनके पास कौन जाएंगे? पुअर हाउस होल्ड, यानी लगभग 85% या फिर उससे भी ज़्यादा जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं या फिर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो आपके इन साहूकारों से, बड़े बड़े किसानों से, बड़े बड़े पैसे वालों से या फिर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से, रिलेटिव से यहीं से अपना लोन ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास में इतना ज़्यादा कोलेट्रल या फिर अदर जो डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटीज़ है वो नहीं हो पाती हैं, तो उसके अभाव में वो लोग इनकी तरफ में जाते हैं। अब लास्ट अपना इसका एक टॉपिक और बचा है, वो है क्रेडिट। देखिए, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्या उधार या क्रेडिट ये विकास में अपना अहम योगदान देते हैं? तो बिल्कुल देता है, क्योंकि जिस किसान को खाद, बीज, फव्वारे या फिर उसको अलग अपनी जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, लेबर चार्ज है, इन सबको करने के लिए पैसा चाहिए और उसको अगर सरकार लोन दे दे, तो अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस सेटअप करने वाला है, आजकल एमएसएमई के बारे में आप सुनते हैं, जो कि 2016 में शुरू हुआ, अपन ने पिछले वीडियो में देखा इसको। माइक्रो मीडियम प्रकार के जो बिजनेस सेटअप करने वाले जो लोग हैं, हैंडलूम वाले, हैंडीक्राफ्ट वाले, अगर उनको अगर छोटा मोटा लोन मिल जाए, उनको क्रेडिट हो जाए, तो वो अपना बिजनेस कर पाएंगे। अगर गलियों के अंदर चाट लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फल फ्रूट बेचने वाले हैं, या फिर कोई ठेला लगाने वाले हैं, समोसे कचौड़ी की दुकान है, पकोड़े तलने वाले हैं, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भाई बेरोजगारी क्यों है, पकोड़े तल लीजिए, तो पकोड़े तलिए साहब। तो इनके लिए अगर छोटा मोटा जो इन्वेस्ट चाहिए, अगर इनको लोन के रूप में वो प्रोवाइड हो जाए, तो आप सोचिए कि वो अपना जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो करना चाह रहे हैं उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। और इस तरीके से आप देखेंगे कि वो ही नहीं, उनका परिवार ही नहीं, उनका समाज ही नहीं, हर व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और इससे हमारी ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ेगी, हमारा डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्रेडिट जो है वो डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा अपना प्ले करता है। अब मैं अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जीएसटी, सभी जानते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको हमने लागू किया था 1 जुलाई 2017 को। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट भारत का है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ पर जीएसटी को लागू किया था। ठीक है, जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।